Welcome to the hashtag show. We have a Zabardast, Aflatun, Gajab friend of mine, Rafiq Merchant. तो पहले मैं 2008-9 में फिटनेस इंडस्ट्री में था और सेलिंग मेंबरशिप। 2018 में एक ऐसा ट्रेंड आया है कि भाई फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो तो आएंगे हम लोग। अभी फ़ोटो वीडियो के लिए जगह नहीं थी तो मैंने वीडियो लेना चालू किया और मैंने यूट्यूब पे डाला। सबसे बड़ा चैलेंज चैनल पार्टनर को वो है कि भाई मेरे थ्रू डील ही नहीं होती है। मैं सब ऑफर करता हूँ, मैं सब बताता हूँ बायर को, लेकिन सब भाई डायरेक्ट डील हो जाती है। एक्चुअली जो स्टाफ आता है वो सब बोलता है कि अरे यार मैं रफीक मर्चेंट के नीचे काम करूँगा तो मैं भी रफीक मर्चेंट बन जाऊँगा। Welcome to the hashtag show. Today in our studio, we have a Zabardast, Aflatun, Gajab friend of mine, जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मार्केटिंग पूरा का पूरा चेंज करा दिया है. He is the first real estate agent who has been invited to give a speech on TED Talk. He is the first real estate agent to start presenting real estate on social media way back in the year 2018, when I don't think anybody was even using social media at that point of time. He is the first real estate agent to feature in a Netflix web series, Rana Naidu, which was released 2 years back. And he has made real estate entertaining by using the words Jordar, Zabardast, Aflatun. I don't think you will require any more guesses to know who is our today's special guest, Rafiq Merchant. Hi Rafiq. थैंक यू सो मच फॉर अ वार्म वेलकम। देखा ज्यादा जोश आ गया अब यहाँ पर। सच लवली वर्ड्स यार। अरे मजा आ आप गया। तो वैसे ही जोशीले इंसान हो। अरे मजा आ गया। तो रफीक भाई अपन इसको एकदम फ्री फ्लोइंग रखेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे पास, बाकी जैसा हम बात करते जाएंगे। नॉर्मली ऑब्वियसली सवाल ये रहेगा, पहला वाला इज अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर जर्नी, राइट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू हैव रीच्ड. तो दैट इज एवरीबडी वांट्स टू नो दैट. और आपके बाकी के पॉडकास्ट में भी लोगों ने सुना ही होगा, बट फिर भी यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम योर माउथ. तो पहले मैं 2008-9 में फिटनेस इंडस्ट्री में था और सेलिंग मेंबरशिप। 2008 में? हाँ, फिटनेस मेंबरशिप। तो वो फिटनेस की तो थोड़ी बहुत अभी भी दिख रही है आपकी फिट. तो फिर बाद में 2011 में जिम बंद हो गया, 2011-12 के आसपास। फिर उसके बाद पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बहुत हाथ पैर मारा जॉब्स के लिए यहाँ वाले, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहे थे तभी, बहुत मार्केट बहुत लल था। फिर मतलब ब्रोकर ही बन गए और स्ट्रीट्स पे खड़े रहते थे, हासिल करते थे, पीजी ब्रोकर बन गए। आउटराइट की डील तो कभी सुना ही नहीं था मैंने, खाली पीजी रेंटल ही चलता था। और वही जो जिम के मेंबर्स थे उनको ही पिच करता था कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास। और जो ब्रोकर की इन्वेंट्री थी जिसके हाथ में वक्त गुजारता था रास्तों पर, तो उनकी इन्वेंट्री में पिच करता था। मतलब मैं मीडिएटिंग ब्रोकर की तरह ही काम करता था। अपने पास पीजी की भी डायरेक्ट इन्वेंट्री बहुत कम होती थी। फिर ऐसे ऐसे आने लगे, तो 2012, 13, 14 का मतलब बहुत लल पीरियड था। तो ये चलते रहा 2018 तक। 2018 में फिर एक ऐसा ट्रेंड आया है कि ये ट्रेंड लोगों ने बदला, मैंने नहीं, लोगों ने रिक्वेस्ट कर। पहले क्या था कि लोग आ जाते थे फ्लैट देखने। 2018 में ऐसा हो गया कि अरे भाई फ़ोटो भेजो, वीडियो भेजो तो आएंगे हम लोग। अभी फ़ोटो वीडियो के लिए जगह नहीं थी तो मैंने वीडियो लेना चालू किया और मैंने यूट्यूब पे डाला कि चलो यूट्यूब पे डालते, डिलीट कर देते, मेमोरी रहेगी और लिंक भेजते रहेंगे यूट्यूब का। तो फिर उससे आगे बढ़ते गए। वो टाइम पे आपको नहीं मालूम था कि नहीं ये मालूम इतना था, बड़ा सब एक्सीडेंटल था। ये एक्सीडेंटल था, सब एक्सीडेंटल था। तो फिर डालते गए, मैंने बोला चलो एक काम करते, अभी 4 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम दिखा रहे रेंटल, तो अपन बात भी करते गया, ये बेडरूम है, ये ऐसा है। तो आहिस्ते से बाद में जब बात करते रहते आदमी तो आदत बनते रहती है और फिर आहिस्ते से आदमी ओरेटर बन ही जाता है। तो उतने में वायरल होते गए रील, बाद में रेंटल के क्लाइंट्स अच्छे आने लगे, आउटराइट के आने लगे। फिर 2020 तक काफ़ी मतलब यूट्यूब वायरल हो गया था। यूट्यूब वायरल हो गया था, काफ़ी लोग जानते थे। फिर कोविड आया तो लोग बोलते थे लॉकडाउन में भी हम लोग तेरी वीडियो देखते थे। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम ने शुरू किया, फिर इंस्टाग्राम ने शुरू किया रील्स, तो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, तो उस पर भी चालू हो गया अपनी। तो अपना क्या है कि बोलते रहो अपने बोर बिकेंगे। वैसा है क्या, वेंडर रहता है बाहर तो बोलेगा, चिल्लाएगा भाई ये है, अरे अपना धार वाला है, ये वाला तो आप सुनते रहते हो ना कि ये आ गया, ये वेंडर आ गया, तो आप आवाज़ सुनोगे तो आप बोलोगे हाँ यार चलो इसे ले लेते हैं। अभी आवाज़ तो मतलब लोग बिना वीडियो आपको देखे तो मालूम पड़ता है कि ये रफीक भाई का वीडियो है। हाँ, तो लोगों ने आवाज़ से ही वो पहचानना शुरू किया। फिर वो बोलते थे कि वो चेहरा कौन है आवाज़ के पीछे, वो हमको देखना था, जानना था। तो पहले वाले वीडियोस में आप खाली फ्लैट दिखाते थे, फ्लैट ही दिखाता था, हमेशा फ्लैट ही दिखाता। आप सामने आते ही नहीं थे। हाँ,
तो सामने मतलब पहले कोई टीम ही नहीं थी, पहले कुछ टीम ऐसा ही था नहीं ही थी, नहीं टीम था, ही नहीं थी। पहले इतना वेयर विदल्स नहीं था कि ऐसा रखो टीम रखो, तो खुद ही लेता था, खुद ही करता था। अभी क्या मोहताजी नहीं ना, अभी किसी को ढूंढने जाओ, कोई लेगा अपना वीडियो, बहुत लंबी होती थी, तो इससे अच्छा खुद ही लेके डाल दिया, कोई एडिट नहीं, 2 क्लिप को ज्वाइन किया और डाल दिया। तो अपना काम वही था कि वीडियो इसीलिए बनाना कि अपने को बायर्स मिले, सेलर्स मिले, टेनेंट्स मिले, ओनर्स मिले, क्योंकि वो लीड हम लोग थोड़ी, मतलब मेरे पास इतना वो नहीं थी, मतलब इतना पैसा नहीं था कि अपन खरीदे जाके मैजिक ब्रिक्स की लीड, 99 की लीड्स और हाउसिंग। तो वही सबसे बेस्ट मीडियम था कि फ्री था। लेकिन रफ़ीक भाई, आज जो भी मैं बात करता हूँ ना, तो जैसे भी आपने बताया 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक, तो वहाँ से भी कोई अच्छी लीड्स नहीं आती है। आती है, बहुत अच्छी आती है। अच्छा, आती है। बहुत अच्छी आती है। हाउसिंग, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक से बहुत बढ़िया लीड आती है। इनफैक्ट वही है जो गो टू प्लेटफॉर्म है आज रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए, जो मतलब वो कंसोलिडेट करते हैं और लीड्स देते हैं। तो क्या तो हमारे ब्रोकर फ्रेंड उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं? यूज़ नहीं करते वो लोग। क्या है कि जब बायर भी और टेनेंट भी या तो ओनर भी जो भी जाते हैं ना, वो सबसे पहले ये पोर्टल्स पे जाते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन है उस वो हर चीज़ सर्च का। करते हैं। हाँ, या तो पोस्ट करेंगे ओनर्स, या तो जो टेनेंट्स होगा या बायर होगा सर्च करेगा सबसे पहले। और देखो, आप सर्च करोगे 2 BHK अंधेरी वेस्ट, तो सबसे पहले वही सब पोर्टल्स का ही आएगा। पोर्टल्स का ही आता है। तो वो क्या, एक अभी सोशल मीडिया क्या है, चलो अपन घूमते घूमते एक सीरीज़ देख रहे हैं, एक कॉमेडी देख रहे हैं, उसके बाद अपन ने रियल एस्टेट भी देख लिया। लेकिन ये क्या, ये सीरियस है पोर्टल्स। यहाँ आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए, भाई मेरे को देखना है, ये लोकेशन पे, ये बिल्डिंग का नाम भी डाल के देखोगे तो आ जाएगा। तो पोर्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और मैजिक ब्रिक 99 का तो मैं फ़ैन हूँ। तो आप अभी आप उस पर पोस्ट करते हैं? अभी पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जरूरत ही सोशल नहीं मीडिया पड़ती से है। माशाल्लाह बहुत आपको अच्छी वहीं से लीड्स आ जाती है। लीड्स आ जाती है, और लोग पहचानते हैं, और एक पहचान बन गई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आपने देखा, सोशल मीडिया से ही इन्होंने शुरू किया, और जैसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ जो होते हैं, दे आर नॉट प्लान्ड, इट्स ऑल बाय एक्सीडेंट। तो इन्होंने भी जो अपना वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था, वो क्योंकि अपने, अगर आप एक वीडियो बना के एक क्लाइंट को भेजोगे, तो उन्होंने कहा लेट्स डू इट ऑन द यूट्यूब, तो देन मोर पीपल कैन सी एंड वॉच द प्रॉपर्टी। आपके सबसे बिगेस्ट चैलेंज आपके करियर में क्या रहा है? स्टाफ हायरिंग करने का, क्योंकि स्टाफ जो आता है वो आज भी प्रॉब्लम है, आज भी हाँ, चैलेंज है। एक्चुअली जो स्टाफ आता है वो सब बोलता है कि अरे यार, मैं रफ़ीक मर्चेंट के नीचे काम करूँगा तो मैं भी रफ़ीक मर्चेंट बन जाऊँगा। तो अभी वो उनको भी इन्फ्लुएंसर बन, तो मेरे पास बायर सेलर है, आप हैंडल करो, क्लोज करो डील और पैसे कमाओ। लेकिन वो लोग क्या है कि नहीं, हम भी उनसे, उनके नीचे काम करके उनके ऐसा सीख के उनके ऐसा बनेंगे। तो वो थोड़ा वो हो जाता है कि भाई, एक आइडियलाइज़ करते अच्छी बात है, लेकिन मेरे को फॉलो नहीं करते कि जो मैं बोलता हूँ उसको नहीं बोल, उसको रफ़ीक मर्चेंट ही बनने का रहता है कि नहीं वीडियो और एक निकालूं। ना रफीक, मेरे को ये एक प्रॉब्लम और लगती है, जो आपने भी स्टाफ की बात करी, तो बहुत सारे, जैसे किसी का एक्स ब्रोकर का स्टाफ अच्छा है, तो ब्रोकर उसको तोड़ के अपने अपने पास बुलाता है। आई थिंक ये जो पोचिंग है, ये भी हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी होती है। अभी वो हर इंडस्ट्री में होती है। उसको, मतलब वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते कंट्रोल हम कोई नहीं लोग। कर देखो, हम लोग इतना अच्छा रखते भी स्टाफ को तो भी चले जाता है, तो उससे अपन वी हैव टू मूव ऑन, बिकॉज दे मूव ऑन एंड वी हैव टू मूव ऑन एज वेल। तो बेसिकली क्या है कि अभी हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ना पैसा अच्छा कमा सकते हैं, अपने बायर सेलर बहुत अच्छे आ गए हैं। इनफैक्ट मैं हर ब्रोकर से बात करता हूँ कि उनके पास इतने बायर सेलर है और टेनेंट्स हैं, ओनर्स हैं, कि हैंडल नहीं कर पाते। अभी चैनल पार्टनर्स के पास है ना, लोग नहीं है काम करने के लिए, लेकिन इंक्वायरी सॉलिड है। तो लेकिन अभी क्या है कि सबको सोशल मीडिया का भूत लग गया है, सबको हीरो बनने का है कि भाई चलो मैं ना सोशल मीडिया पे हीरो बन जाऊँ। अरे लेकिन भाई, पैसे लेके जाओ घर पे, कमाओ और लेके जाओ, वो वाला हिसाब किताब है कि भाई आप डील क्लोज करो, अच्छा खासा पैसा कमाओ और लेके जाओ, तभी आप हीरो बनोगे ना। तभी आपके माँ बाप भी रुके हुए घर पे, सब लोग रुके हुए कि चलो भाई हम लोग, पैसा आएगा घर में। बॉम्बे में रफ़ीक इस वक्त बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी सीलिंग बन चुके हैं, अब आपके बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हो रहा है कि रियल एस्टेट में और बूम आ रहा है और बढ़ावा आ रहा है, क्योंकि इट इज़ कनेक्टिंग पीपल। पहले इतना कनेक्टिविटी नहीं था। मेट्रो आ गया अभी, अटल सेतु आ गया, अभी कोस्टल रोड आ गया, और वो फैलते जा रहा है और एक्सपांड होते जा रहा है। तो बेसिकली अभी 2024 की बात है कि सबसे ज़्यादा लैंड एक्विजिशन 2024 में हुआ। बिल्कुल। वो 23 मेजर सिटीज़ में हुआ है, और जो इसका 39,000 करोड़ का
जो लैंड एक्विजिशन हुआ सब मेजर्स अब आप बोल रहे 39,000 करोड़ का लैंड का डील का वैल्यू है। हाँ, तो 134 ट्रांजैक्शंस हुए। हाँ, 134 ट्रांजैक्शन हुए, 23 सिटीज में हुए, समझ में आया। और 39,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो हुआ अब है इसके- 2024 में। तो इसके अभी इसकी जो तो सप्लाई इसमें- आएगी तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वही- फॉर वही पोटेंशियल दिक्कत, हाँ। इज अराउंड 189 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है। Correct. 184 या 189 मिलियन स्क्वायर फीट। Correct. उसमें से रेजिडेंशियल इज अराउंड 148 150 है। रेजिडेंशियल 148 मिलियन। So value is going to be huge now. हाँ, तो अभी ये जब इतना लैंड एक्विजिशन हो रहा है 2024 में, इतना मेजर, और 72% वाज अक्वायर्ड बाय Corporates, हाँ बाय टियर 1 सिटीज। tier 1 cities. तो इतना हो रहा है, तो अभी चलो कोई बात नहीं। लोग बोलते कि अरे यार, आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ कि अरे यार स्लो हो गया रियल एस्टेट सेल्स, लेकिन एक्विजिशन बहुत हो रहे हैं। अच्छे अच्छे डेवलपर एक्विजिशन कर रहे हैं, और जो डेवलपर होल्ड कर सकते हैं इन्वेंट्री, और दे आर, उनको यकीन है और दे हैव प्राइड इन देयर इन्वेंट्री, हाँ, तो उनको टेंशन लेने की तो रफ़ीक क्या था मेरे हिसाब से, जो ये अभी नया दौर आया है जिसमें आपके गोदरेज आ गया, महिंद्रा आ गए, बहुत सारे कॉर्पोरेट बिल्डर्स आ गए, जिंदल आ गया, तो आई थिंक इससे भी फ़र्क पड़ता है ना। तो दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द लैंड विच दे हैव बॉट। अभी रिसेंटली न्यूज़ आया कि अदानी रियल्टी ने मोतीलाल नगर ले लिया, जो मतलब स्कैटर्ड डेवलपमेंट था, लेकिन अभी अदानी रियल्टी विल कंसोलिडेट एंड ब्यूटीफाई द प्लेस। धरा भी लिया उन्होंने, धारावी तो पहले की बात पहले है, का लिया हुआ पहले है। का लिया हुआ है। अभी रिसेंट जो है, अभी जो recently मोतीलाल जो भी आया था। और ये बिग प्लेयर्स ही हमारे देश को और हमारे सिटीज़ को बदल सकते हैं ना, और वो सर्वाइव ही कर, वो सर्वाइव ही वही करेंगे। कि वो सर्वाइव भी करेंगे, सस्टेन भी करेंगे। एंड देखो, अगर बिग प्लेयर्स नहीं है तो फिर हम जैसे प्लेयर्स भी नहीं है। क्या है कि अभी वो ऐसा है, अरे यार ये इसको मिल गया, ये उसको मिल गया, ये डेवलपमेंट उसको चले गया, लेकिन ये लोग ही है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते, जनरेट करते, इंफ्रा बनाते, और ये लोग जो है दे गिव इट टू द सोसाइटी, तो दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन लैक्स, एंड दे आर चेंजिंग द फेस ऑफ द सिटी। तो ऐसे ही ना, बिकॉज वी आर वर्किंग इन टैंडम विद एवरीवन अराउंड, सो ऐसे ही अपना देश बदलेगा ना, ऐसे डिवेलपमेंट होगा, तरक्की होगा, और अपने को भी शंघाई जैसा बनने का है, अपने को भी न्यूयॉर्क जैसा बनना है, तो अपने को भी तो ये सब बड़े प्लेयर पे तो ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं अभी, फ्रॉम अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, एनी सजेशन, एनी स्ट्रैटेजी, एनी आइडिया विच यू वांट टू गिव बिकॉज ऑफ योर वास्ट एक्सपीरियंस, और आजकल आप थोड़ा दुबई, ऑस्ट्रेलिया भी घूमते हो, तो आपने सब देखा होगा, तो क्या डेवलपर को ऐसी कौन सी एक स्ट्रैटेजी जो यूनिक, इनोवेटिव हो सके, जो वो यूज़ कर रहे हैं, यार वो कर सकते हैं आपके हिसाब से? मैं तो बोलता हूँ बेवकूफ़ी है कि बाहर की मतलब टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं और यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाने का है, जो यहाँ सूट हो, जो यहाँ के कल्चर, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, यहाँ का वेदर उस हिसाब से, और यहाँ का बिस्पोक हो। हमें वहाँ की कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपना जो बनाना है वो अपना बनाने का है। तो जैसे अपने वेदर को विथस्टैंड कर सके, जैसे हम क्वालिटी दे सके, हाँ वहाँ के हम लोग कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि वी कैन नॉट वर्ड बाय वर्ड अपन एमुलेट कर लेवे। तो आई थिंक बस व्हाट यू डूइंग इज डेवलप अ गुड प्रॉपर्टी, Yeah. गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हाँ गुड कंस्ट्रक्शन, एंड गिव गुड स्पेस ऑल्सो, बिकॉज लग्जरी डेवलपमेंट का भी है ना बहुत डिमांड है। ऐसा लगता है कि लग्जरी, बट लग्जरी क्या हो गया, रेयर हो गया एक्चुअली। जितना बन रहा है ना उतना वो कंज्यूम होते जा रहा है। तो ऐसे जो बड़े बड़े प्लेयर्स वो लग्जरी भी बनाएंगे एंड अफोर्डेबल भी बनाएंगे, मिड सेगमेंट भी बनाएंगे। तो हमें फॉरेन को देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फॉरेन में क्या हो रहा है, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, क्योंकि देखो अभी ऑस्ट्रेलिया में वगैरह वहाँ विला कॉन्सेप्ट है, सिटी में भी, सिडनी, मेलबर्न में, वहाँ के दुबई में भी है ना विला पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। ऑस्ट्रेलिया की बहुत कम है, हाँ, तो इतना आपको वर्टिकल कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। तो जो मुंबई की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वैसा। तो अभी दुबई में भी विला कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग विला मुंबई में नहीं बना सकते। मुंबई में विला का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। नहीं है, हाँ, तो लैंड की शॉर्टेज है ना, हाँ, और विला भी क्या, स्पेशली टियर 1 में। अभी विला क्या, जो एंड यूज़र है वो जो बड़े कॉर्पोरेट्स रहते हैं वही डेवलप, मतलब वही मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हिंदुजा हो गया, जैसे जिंदल हो गए, वैसे वही अपने विला में रह सकते हैं, जैसे पिरामल हो गया। लेकिन बाकी जब जो दूसरे लोग हैं वो लोग उबरा 360 में जाएंगे। मतलब वो आप ये बोल रहे हो कि जो बंगलो कॉन्सेप्ट है वो इट इज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपेंसिव हो गया। यस, बाकी अगर बिल्डिंग की बात करें, बाकी तो 100 just to be करोड़ का, apartment। हाँ 104 करोड़ का अभी ट्रांजैक्शन अच्छा, हुआ। अपार्टमेंट भी 100 करोड़ का हो गया है। हाँ, अभी 104 करोड़ का ट्रांजैक्शन लोधा में हुआ है, 20-21 हज़ार स्क्वायर फीट का रुस्तम जी एलिमेंट्स में, रुस्तम जी में भी हुआ है। तो एक बड़े कॉर्पोरेट नहीं लिया है, तो
3 लेवल का आई थिंक वो अपार्टमेंट्स है, 3 लेवल पे है। तो 104 करोड़ का है, तो वो भी विला बंगलो बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी वो विला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स में ही आ गए हैं। सो यू फील लाइक कोई लिविंग इन अ विला। आपको एम्यूनिटीज मिलते हैं बिल्डिंग में? हाँ, अम्यूनिटीज भी मिलता है, एंड यू फील यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी, देयर इज अ कम्युनिटी देयर, इवन दो इफ यू डोंट मिंगल एंड यू नो मीट देम ऑफ्टन। लेकिन एक होता है कि हम लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं, एक हो रहा है कि हम लोग वी बिलोंग समवेयर, वैसा है। अनलेस कि यूर एलन मस्क के आप अलग ही रह रहे हो, वैसा है। चलिए, आपके करियर में कोई स्पेशल डील जो आपको बहुत मज़ा आया करते हुए? मेरे लिए हर डील स्पेशल है, क्योंकि हर डील है ना एक अलग पिक्यूलियर होती है। हर डील में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, मज़ा आता है। और हम लोग को लगता है कि ना दो इंडिविजुअल बहुत मच्योर होते डील करते, बायर और सेलर, लेकिन वो बहुत ही कभी कभी बचपना रहता है और कभी कभी आर्गुमेंटेटिव हो जाते। तो हम लोग को लगता है अरे यार, इतने बड़े लोग भी, इतने बड़े पोजीशन में भी थोड़ा सा इमेच्योरिटी आ जाती है लोगों में कि अरे वो एक दूसरे से झगड़ा कर बैठते हैं, या तो फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसा नहीं कि वो ट्रांजैक्शन को पार कर देवे। तो मतलब ऐसे बहुत चैलेंजेस आते हैं, और काफ़ी जो होते हैं वो बहुत मैच्योर रहते हैं, इमीडिएटली स्मूथ डील हो जाता है। तो अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, और कोई कोई ईजी होती है डील, कोई कोई टफ होती है, कोई कोई डील बनते बनते एंड तक जाते जाते टूट जाती है। तो हर डील में अलग अलग लुत्फ और मज़ा आता है। एक बेसिक हमारे इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है वो है ब्रोकरेज का। या तो बिल्डर की तरफ से ब्रोकरेज नहीं मिलती है, या बायर की तरफ से, या सेलर की तरफ से, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो इनटेंजिबल है। कुछ चीज़, आई डोंट हैव प्रोडक्ट लाइक दिस, राइट? मेरे पास आईफोन नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या, हाउ कैन वी चेंज दिस, एंड हाउ, आई थिंक अवेयरनेस मेरे हिसाब से और फैलाना चाहिए। ब्रोकर बहुत मेहनत करता है, और वो उसका जो पैसा आएगा वो डील करने के बाद ही आता है। तो आपका, हाउ डू यू थिंक वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस, रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आजकल वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है कि डेवलपर की तरफ से ब्रोकरेज नहीं मिल रहा, क्योंकि रेरा में भी वो लॉ आ गया है कि भाई अगर आपने अपना ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको ऑनर करना है। तो मतलब वो ख़त्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज चैनल पार्टनर को वो है कि भाई मेरे थ्रू डील ही नहीं होती है। मैं सब ऑफ़र करता हूँ, मैं सब बताता हूँ बायर को, लेकिन सब भाई डायरेक्ट डील हो जाती है, सब डायरेक्ट चले जाते हैं। तो वो सब मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं, लोग बोलते हैं अरे यार सर डायरेक्ट चले जाते हैं, मैंने इतनी मेहनत किया। वो अगर उनके थ्रू जाते तो डेवलपर तो दा ही आपका देता है। समझ में आ गया। तो आपका कहना ये है, अगर किसी चैनल पार्टनर ब्रोकर ने प्रॉपर्टी दिखाई तो उसका ब्रोकरेज उसको मिल जाता है, उसको मिल ही जाता है, समझ में डेवलपर आ दे गया, ही देता है, समझ में आ सामने से बुला के लेकिन देता है। अगर लेकिन वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसके थ्रू डील ही नहीं होती है। डील ही नहीं होती, देखते ही नहीं उसके थ्रू। सिर्फ वो बेचारा सर्विस करता है, सेल उसके थ्रू नहीं होता है, सेल डायरेक्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं अरे यार सर वो फ़ोन ही नहीं उठाया, एक बार बात की, 2 बार बात की, बाद में आजकल बायर सेलर का भी ऐसा हो गया है कि भाई ज़रूरत पूरी हो गई तो ख़त्म, फ़ोन ही नहीं उठाने का, ऐसा हो गया है। तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी क्या है कि हमारा कमीशन से ही घर चलता है ना, हमारे दो मतलब 95% ब्रोकर्स के वो नहीं है कि भाई अपने 2-3 फ्लैट भाड़े पे चल रहे, चलेगा। अरे भाई मैंने एक बायर को अटेंड किया है, उसको मैंने सारी डिटेल्स दी है, वो डायरेक्ट चले गया तो गम नहीं है यार, छोड़ना, अपने को क्या, मेरे को तो रेंट आ रहा है यार। लेकिन हमारा तो भाई घर उससे ही चलता है, हमारा तो वक्त ज़ाया हो रहा है, हमारा तो टाइम निकल रहा है, और हमारी फैमिली है। तो भाई उसको हम सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है बाद में फ़ोन ही नहीं उठाते लोग। तो कंट्रोल ही नहीं है ना। आपने जैसे बोला मेरे हाथ में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो अपने हाथ में सर्विस है, अपने में है, लेकिन सर्विस क्या है। है कि अपने हाथ में कंट्रोल ही नहीं है कि भाई वो डायरेक्ट चले गया। तो अभी क्या, दुबई में ऐसा माहौल नहीं है। दुबई में क्या है, वो लोग बोलते हैं कि चैनल पार्टनर के थ्रू ही जाते हैं। दुबई में कल्चर ही वैसा है कि नहीं यार, चैनल पार्टनर को बोलो। जैसे क्या कल्चर है कि भाई अगर आपका घर में प्लम्बर मतलब कुछ पाइप फिक्स करना है या बल्ब फिक्स करना है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे या प्लम्बर को बुलाओगे, आप थोड़ी खुद करोगे। तो ये कल्चर उधर है कि भाई चलो ब्रोकर को बोलो, दिखा देगा 10 प्रॉपर्टी अपने को, उसमें से चूज़ कर लेंगे, सिंपल है हिसाब किताब। तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी डील्स ब्रोकर्स के थ्रू ही होती है ज़्यादातर, और हार्डली वहाँ, यहाँ का इंडियन बायर भी वहाँ जाता है ना, तो ऑनलाइन वो डायरेक्ट सर्च नहीं करता है वो भी बोलेगा नहीं, चैनल पार्टनर को बोलते हैं ना, एक काम करते, चैनल पार्टनर को के थ्रू देख लेते, रशियन के थ्रू भी देख लेगा, यूक्रेनियन के थ्रू भी देख लेगा, चाइनीज़ के थ्रू भी देख लेगा, शायद हमारे इंडियन के थ्रू देखेगा वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल फर्स्ट टाइम बायर्स बहुत हो गए हैं, बिकॉज ऑफ हस्बैंड वाइफ वर्किंग टुगेदर, एंड देयर इज अ राइज इन द इनकम। व्हाट एडवाइस वुड यू वांट टू गिव टू अ फर्स्ट टाइम होम बायर? कि उसको कैलकुलेट कर लेना है कि उसका हर मंथ का EMI जाएगा। करेक्ट। तो और ये मोस्टली दे आर टेकिंग ऑन लोन। हाँ,
और उनका सबसे EMI पहले वही है calculate करना कि चाहिए। इनका इनकम कितना है, इनका एक्सपेंडिचर कितना है, कि महीने का एक्सपेंडिचर, फीस, स्कूल फीस अगर बच्चे हैं तो, और उसमें से क्या बचता है तो मैं कंफर्टेबली हर मंथ EMI दे सकूं, क्योंकि कभी जॉब सिक्योर होता है नहीं होता है, कभी बिजनेस चलता है कभी नहीं चलता, और हमारा बिजनेस, हमारे ऐसा बिजनेस होगा तो नहीं चलता है, उसमें से थोड़ा चलता है, ऐसा हो जाता है। तो उनको देखना है कि हर महीने में EMI दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, 20 साल 15 साल जो भी है। और अगर 2 बेडरूम मतलब 1 बेडरूम लेने का है कैपेबिलिटी, तो 2 बेडरूम जंप नहीं करें, सेफ खेले हुए, क्योंकि हालात ऐसे है कि कभी भी ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। तो 1 बेडरूम आप सिक्योर कर लो अच्छे से, बाद में आहिस्ते आहिस्ते 4-5 साल बाद, आप 10 साल बाद सोचो कि 2 बेडरूम लेना है। और फैमिली प्लानिंग भी आजकल क्या होता है, डिले हो गई है कि चलो हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो एक काम करते, विल हैव अ चाइल्ड 5 years डाउन द शादी भी लेट कर रहे हैं आज। हाँ, तो उसमें कोई घाई नहीं होती है, तो उसमें कोई रश नहीं है कि भाई मेरे को 2 बेडरूम 3 बेडरूम ले लेना है। तो जितना पैर है उतना ही चादर फैलाओ। आपने अभी बताया है कि द बायर्स हु आर गोइंग थ्रू ब्रोकर्स, व्हाट डू यू थिंक आर द क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुड ब्रोकर? आपके हिसाब से टू बी अ गुड ब्रोकर क्या क्या होना चाहिए? व्हाट आर द 3-4 की पॉइंट्स व्हिच अ बायर शुड लुक फॉर इन अ चैनल पार्टनर? बायर तो सबसे पहले अवॉइड ही करता है ब्रोकर को। वो तो अब हम डेफिनेटली बात कर रहे हैं। लेकिन क्या अब है कि आज देखो वो क्या होता है कि हमें जितना नॉलेज रहेगा प्रोडक्ट का, मलाड भी है, परेल का भी है, अभी बायर से देखो, बायर से एक ही चांस मिलता है बात करने का, तो एक ही फ़ोन कॉल है उसको इम्प्रेस करने का। इंटरेस्टिंग, वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग। एक ही पहले फ़ोन कॉल में अगर आपने ना बोला नहीं मेरे को नहीं मालूम है, परेल का नहीं मालूम है, नहीं मेरे को सिर्फ मलाड का मालूम है, तो गेम ओवर हो गया उधर ही। तो आजकल क्या हो गया, आज बायर मलाड भी मांगेगा, परेल भी मांगेगा, घाटकोपर भी, चेंबूर का भी पूछेगा, विरार का भी पूछेगा। मेरा मानना ये कि चैनल पार्टनर को सब चीज़ का नॉलेज, तो माइक्रो मार्केट का पहचान नॉलेज होना चाहिए, डेवलपर का होना चाहिए जो वो बिल्डिंग बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे आर अवेयर। देखो हमारा टूल नॉलेज ही है, चैनल पार्टनर का टूल नॉलेज ही है। अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है, फिर आप ज़ीरो है। तो जो मेरे पास काम करने आते हैं पहले उनको मैं ना 1-2 महीना फील्ड पे भेजता हूँ, जहाँ विरार से लेके चर्च गेट और नवी मुंबई से लेके घाटकोपर चेंबूर तक सारे प्रोजेक्ट देखो, मुलुंड तक, और नॉलेज हासिल करो। क्योंकि जब मैं कल बायर दूंगा तो बायर को अपन वो कुछ भी पूछेगा कि मेरे को ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो 2000 स्क्वायर फुट भी मांगेगा और बोलेगा मेरे को 200 स्क्वायर फुट 400 स्क्वायर फुट वाला भी दिला दे एक मेरे हाउस स्टाफ के लिए, या तो बोलेगा एक काम कर लोनावाला में भी दिला दे मेरे को एक विला है। तो ये द कॉन्वर्जेशन वियर्स फ्रॉम वन एंड टू दी अदर। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मैं परेल का ही ब्रोकर हूँ, नहीं सर मैं बोरीवली का ही ब्रोकर हूँ, मेरे को बाकी का नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको वही रुकना पड़ेगा कि बोरीवली का कोई बायर आएगा, बोरीवली में घुमाओ। तो एटलीस्ट यू शुड एक्सपैंड। और मतलब एक बायर है फ़ोन पे बात कर रहा तो आप मतलब उसको, आजकल क्या है कि आप बेच सकते हो फ़ोन पे सब कुछ, लोनावाला भी बेच सकते हो, करजत भी बेच सकते हो, इगतपुरी भी बेच सकते हो, नासिक भी बेच सकते हो। तो आपको जहाँ बैठे हो वहाँ से नॉलेज हासिल करना है सब, और सब एक क्लिक पे है। तो अगर नॉलेजेबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग डेफिनेटली आज एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो ब्रोकर को यूज़ करना चाहिए, बिल्डर को यूज़ करना चाहिए, राइट? एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दैट डिजिटल मार्केटिंग, यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया, बोथ फॉर ब्रोकर एंड बिल्डर? डेवलपर के लिए ना ये देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि अभी वो बिलबोर्ड होर्डिंग वो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन आजकल जो हमारे आइडल्स है, जो हम वी लुक अप टू पीपल, हम लोग सब इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। हम लोग सब जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है जो मतलब रील्स बनाते वगैरह। तो रफीक ऑनेस्टली इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर इतने सारे इन्फ्लुएंसर नहीं है, अगर आप जेन्युइनली बात करें। रियल एस्टेट की बात नहीं है, हाँ हाँ आप कोई भी इन्फ्लुएंसर, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर पकड़ लो। हाँ, तो बट वही मैं कह रहा था ना, तो आज रियल एस्टेट के अंदर इतना इन्फ्लुएंसर अभी तक आया नहीं है, तो आपका आर यू सेइंग कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विल बिकम इम्पोर्टेंट इन रियल इट एस्टेट? इज़ ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बट अभी बहुत हमारे इन्फ्लुएंसर्स कम है कंपेरेटिवली। देखो इसमें हमारे इन्फ्लुएंसर्स की बात ही नहीं है। अभी देखो ET नाउ वाले भी है, मनी कंट्रोल वाले भी है, फॉर एग्जांपल एंकर्स है, वो लोग भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं रियल एस्टेट। अच्छा, तो हर कोई लाइफस्टाइल ब्लॉगर भी है, कार वाला ब्लॉगिंग भी कर रहा है, और जो घर दिखाते रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखा रहे वो भी ब्लॉगिंग में आ रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट की हम लोग ब्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं।
और उनके भी एक एक दिन में 4-4 घंटे में 5-5 घंटे में 23-24 हज़ार व्यू आ जाते, जो घर का सामान दिखाते, घर पे क्या हो रहा दिखाते, वो लोग भी रियल एस्टेट कर रहे हैं आजकल। तो अभी रियल मेरे को एस्टेट समझ में आ गया आप जो आप बोल रहे हाँ, हो। तो अभी जरूरी नहीं कि जैसे चैनल पार्टनर ही हो। मैं समझ गया वही- समझ गया समझ गया। आजकल कोई भी तो real estate- लाइफस्टाइल वाला जो इन्फ्लुएंसर है उसको भी मालूम पड़ गया कि अब रियल एस्टेट के मालूम पड़ अंदर गया नहीं, वो भी शुरू कर दिया है। हाँ हाँ कर चुके हैं, वो भी गेम में आगे निकल चुके हैं। तो अभी रियल एस्टेट ब्रोकर है, वो देखो वो क्या होता है, बिजी होता है इन क्लोजिंग डील्स, सेलिंग। अभी क्या होता है, अभी अगर आपने ना वीडियो बनाना चालू कर दिया, व्लॉगिंग चालू कर दिया, तो आप पूरा आपका ध्यान हट जाएगा सेलिंग से और आप सिर्फ मार्केटिंग करोगे। तो आपका घर कैसे चलेगा अगर आपका घर कमीशन पे ही चलता है तो इसीलिए बहुत वो करना ज़रूरी है रियल एस्टेट ब्रोकर को। अगर इन्फ्लुएंसर बन रहा है कि भाई मेरा वक्त ज़ाय होगा, मेरा वक्त इन्वेस्ट होगा इसमें, और मेरा सेल कौन संभालेगा। तो अभी वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर रहते हैं, कार वाले ब्लॉगर रहते हैं, रेस्टोरेंट के को चलता है क्योंकि उनका तो उनका वही करते रहते हैं, वो क्लोजिंग नहीं करते। और प्लस आई थिंक वहां से उनको ब्रांड से भी पैसे मिलेंगे क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत सारे तो हैं। उन्होंने क्या है, काफ़ी लोग ने शुरू कर दिया है। तो एंकर्स, एमसीज, होस्ट, रियल एस्टेट भी उनके पोर्टफोलियो में लिस्टेड भी आ गया है। तो डेवलपर इज टेकिंग दिस थिंग इनटू अकाउंट कि नहीं चलो हम इनसे भी करवाते। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे को रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर है उससे करवाने का, क्योंकि रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर माइट नॉट बी वेरी फेमस बिकॉज उसका सिर्फ रियल एस्टेट ही मैं समझ गया। और वैसे भी लाइफस्टाइल वाले का तो कार दिखा रहा है, कभी वो दिखा रहा है वियतनाम दिखा रहा है, कभी वो ट्रैवल ब्लॉगर है तो वो दिखा रहा है कि मैं घूमने गया कजाकिस्तान, अलमाटी गया, बाकू गया, तो सब दुनिया देख रही है। उसके बाद उसने एक वीडियो डाला कि रियल एस्टेट का मैं ना ये प्रोजेक्ट है, और उसका ऑलरेडी एक फॉलोअर्स ऑलरेडी है। हाँ, तो दादा का वीडियो डाला उसने, या तो मलाड बोली का, तो उसका सॉलिड व्यूज आ जाते। तो उनको एडवांटेज है रियल एस्टेट ब्लॉगिंग में। टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ हो रही है। रियल एस्टेट में क्या टेक्नोलॉजी, आपको कुछ आइडिया है विच यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन व्हाट प्रॉपटेक के अंदर क्या हो रहा है? रियल एस्टेट में और ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लीड मैनेजमेंट हो गया। मुझे एक फ़ोन आया कल ही के, हाय इज दिस रफ़ीक मर्चेंट, आई सेड यस। तो उसने बोला कि आई रिक्वायर प्रॉपर्टी इन 1 bedroom इन बोरीवली एंड टू बाय। तो मैंने बोला ओके ग्रेट, what exactly is your requirement, how many square feet are you looking at you? तो उसने बोला is that AI? मैं बोला no I'm not AI, I'm रफ़ीक मर्चेंट। अच्छा। तो मैं why do you think so I'm an AI? तो he said I can't believe that you are speaking and you are answering all these questions and you are asking me all these questions. So लोगों को क्या है कि अभी वो ऐसा लगने लगा है कि अभी ये सारी चीज़ें ना AI पे आ रही है, टेक्नोलॉजी, कि भाई ये बेसिक फ़ोन कॉल्स वगैरह है ना, ये सब आंसर कर लेता है AI। फिर उसके बाद वी कैन द सेकेंड स्टेज पे यू कैन इन्वॉल्व अ ह्यूमन एज वेल एंड देन यू कैन असिस्ट। तो वैसा है कि बहुत बड़ा रोल है AI का उसमें। और कोई लीड मैनेजमेंट वगैरह वो एक स्ट्रगल है चैन पार्टनर रियल एस्टेट के लिए, या तो फिर डेवलपर्स आई थिंक डूइंग वेल विद द सॉफ्टवेयर, लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो या दैट शुड बी गुड। वेरी गुड। और रियल एस्टेट एक काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में। आपके यू वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दीज वेरियस काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन कि ब्रोकर का खाली उसने दिखा दिया, उसने खाली मिला दिया, बिल्डर जो है वो चोर है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं जो पहले चलती थी, तो उसके बारे में आप क्या? एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अरे ब्रोकर लोग प्राइस बढ़ा रहे, अरे भाई ब्रोकर लोग प्राइस बढ़ा रहे। ब्रोकर के पास कंट्रोल होता तो आज वो बुगाती और फरारी में घूम रहा होता। बेचारे के पास कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो बेचारा वो बोलता है कि भाई सर जितना प्राइस कम कोट करोगे उतना जल्दी बायर आएगा। वो तो सेलर को यार ब्रोकर जो है बीच में गाला खा रहा है। हाँ, वो गाला वाला खाचा खत्म हो गया। वो सब बेचारा ब्रोकर कमीशन बचाने के चक्कर में कि भाई मेरा कमीशन नहीं चले जाए, मैंने दिखाया काम किया उसके बाद। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अरे ब्रोकर लोग प्राइस बढ़ा रहे, तो ब्रोकर लोग थोड़ी बढ़ा रहे प्राइस, उसको बढ़ा के इंटरेस्टिंग। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों को दूर करना है कि भाई हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, नसीब से हमारी डील होती है। मेहनत करते हैं लेकिन होती है डील हमारी नसीब से। तो उसमें हम लोग वी हैव नो कंट्रोल विद द बायर, विद द सेलर, विद द प्राइस डायनामिक्स जो है, हम उनके ताबे में हैं। बायर और सेलर जो बोलते हैं हम उनके ताबे में हैं, क्योंकि बायर सेलर को आज भी ब्रोकर से ज़्यादा नॉलेज होता है।
अभी आप TEDx पे आए, आपने वेब सीरीज करी है, आपने इतना सब किया है, आप एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हैं। आपको कभी ऐसा लगा था कि आप हैशटैग शो पे आओगे? ये तो मेरे लिए ऑनर है यार, बहुत बड़ा ऑनर है। मैं ये तो लगता है रुका। तो लगता है काट दे रहा। नहीं, ये नहीं। कपिल शर्मा से लिया। हाँ? कपिल शर्मा शो से लिया ये लाइन। अच्छा, हाँ, तो रखने का ना, क्या रखेंगे है? ना। रफीक, रीसेल भी आप करते हैं प्राइमरी के अलावा, तो रीसेल में कोई आपको ऐसे चैलेंज आया है कि फ्लैट जब बेचते हैं तो टाइटल में या एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम या कोई चैलेंज आया आपको? अभी रिसेंटली मैंने रेंटल की डील करवाया जुहू में, तो ओनर खुद सीए है, तो उसने 5 अलग अलग तरह के एग्रीमेंट बनाए टैक्स बचाने के लिए। एक ही फ्लैट का? एक ही फ्लैट का, एक टेनेंट को दिया घर, लेकिन 5 अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट बनाए उसके, तोड़ तोड़ के टैक्स बचाने के लिए। तो मतलब ये सब मत किया करो। और फिर बाद में वो टेनेंट ने सूंघ लिया कि भाई एग्रीमेंट उसका वीक है, तो टेनेंट भी उसका फ़ायदा उठा रहा है, वो रेंट नहीं दे रहा है। तो अभी वो उसका केस फाइल कर रहा है, क्रिमिनल केस फाइल कर रहा है, एविक्शन का नोटिस दे रहा है। तो ये सब मत क्या करो, आप वाटर टाइट एग्रीमेंट बनाओ और पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बनो। ऐसा है तो वो क्या 3-3.5 लाख रुपए का रेंटल है हर महीने का, लेकिन प्रोफाइल नहीं है, वेबसाइट नहीं है, कंपनी नहीं है, लिंक्डइन नहीं है। तो ये सब तहकीकात करो तो ही। अभी प्रोफाइल नहीं था तो भी उसने दिया, उसने अपनी मर्ज़ी से दिया कि नहीं मेरे को चलेगा, मेरे को रेंट ज़्यादा मिल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, उसको 50,000 रेंट ज़्यादा मिल रहा था और जहाँ से प्रोफाइल अच्छा था वो 50,000 कम दे रहा था। तो उसने क्या किया, लालच में 50,000 वाले जो ज़्यादा दे रहा था ना, 3.5 लाख रुपया, और जो 3 लाख रुपया दे रहा था, तो उसने बोला 3.5 लाख वाला मेरे को चलेगा। कि वो अभी फंस गया है, क्योंकि भाई तुम लालच में गए। पहली बात, जो अच्छा प्रोफाइल था उसको नहीं दिया। तो उसका जो रेंट एग्रीमेंट था वो भी 5 अलग अलग बन गए? हाँ, रेंटल अग्रीमेंट की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, नहीं, जो उसने जब फ्लैट परचेज किया। परचेज की बात नहीं है, रेंटल की। उसने अपना अच्छा, घर भाड़े पे दिया। अच्छा। उसने अपना घर भाड़े पे दिया। परचेज का एग्रीमेंट परचेज की बात बरोबर नहीं था। कर रहा हूँ। समझ गया। उससे अभी समझ में आ गया। तो तो उसने उसने 5 अलग अलग, एक ही घर को 5 अलग अलग रेंटल एग्रीमेंट कर दिए। हाँ, अब अगर मैंने अभी क्या हो गया, 5 में से फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो तो कॉमन हो गया, वो मैक्सिमम 2 हो गया ना बॉस। हाँ, लेकिन अभी 5 अलग अलग टाइप के 5 एग्रीमेंट अलग बना अलग, रहे हो। उसने अगर एक क्या 2 का भी दे दिया तो ही इज नॉट अ डिफॉल्टर। तो अभी क्या, अभी वो रेंट भी मंगा रहा है तो 5 अलग अलग अकाउंट में मंगा रहा है। तो मतलब अच्छा, ये अभी बड़े समझ बड़े में आया। लोग कर रहे हैं। ये जुहू का ओनर है, ये ऐसा कर रहा है काम। तो ऐसे सबसे नॉलेज में कम है हम लोग, है ना, इल्म में कम है हम लोग, IQ में कम है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े लोग भी है ना ऐसी बेवकूफ़ियाँ। समझ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। आज की तारीख में लोगों को ये ऐसा लगना शुरू हो गया है और ऐसे वीडियोज आने शुरू हो गए हैं कि बॉम्बे प्राइजेस विल फॉल, बॉम्बे प्राइजेस आर फॉलिंग एंड देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइस करेक्शन। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, है ना, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि बायर्स है मार्केट में, ठीक है। अगर आपको वायरल होना है ना, तो आप ये सब बात बोलो जो पब्लिक को पसंद आती है। प्लेइंग टू द गैलरी। पब्लिक को क्या पसंद है? नेगेटिव सेंटिमेंट पसंद है। और कौन नेगेटिव सेंटिमेंट किसको पसंद है? जो खरीद नहीं सकता, औकात ही नहीं है। आप समझे? 80-70-80% पब्लिक क्या है, वो कंज्यूमर है रील के और वीडियोस के। द ग्रेप्स आर सावर। मैं नहीं खरीद सकता मैं तो खरीद नहीं सकता, तो मार्केट भी गिरना चाहिए, लोगों की हालत ख़राब होनी चाहिए। तो ये सब क्या है कि मार्केट में हवा बहुत चली है कि भाई ये स्लो है वगैरह वगैरह। देखो, डेवलपर ने बनाया अपना प्रोडक्ट, प्यार से बनाया है, 3-4 साल लगाया है, तो और 1-2 साल रुकेगा। और उसका मतलब जो डील 3 महीने में होती थी, आज 5-6 महीने 8 महीने में होती है। करेक्ट। तो आप उसमें ये क्या है बोल कि रहे हो अभी कि वो डिमांड ऑलरेडी है। डिमांड इज ऑलरेडी देयर, प्राइस नहीं गिरेगा, क्योंकि प्राइस गिरने का वही नहीं, चांस ही नहीं, क्योंकि थोड़ा भी करेक्शन तो आएगा डिले ना, हो जाएगा। थोड़ा भी करेक्शन आएगा फॉर एग्जांपल प्राइस में, तो वो नुकसान उठाएगा, क्योंकि ही इट्स अ नॉमिनल। developer has paid a lot of money through the nose. तो if he see the developer is holding capacity है, and the buyer will eventually buy. ऐसा कि मुंबई में रोजी रोटी उसको लेना है, लेकिन मैं ले। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शेयर मार्केट? तो मेरे पास एक स्टाफ है, वो 7 महीने से काम कर रहा है और मैं वर्क फ्रॉम होम ही देता हूँ। आई हैवंट केप्ट इन ऑफिस। तो वर्क फ्रॉम होम, जो क्लाइंट आए हैंडल करो, घर पे चले जाओ, जिम चले जाओ, फ्री रहो, अपने टाइम फ्रीडम। तो उसने 7 महीने में काफ़ी डील क्लोज किए, बायर एंड सेलर। 19 लाख रुपए कमाया उसने, और जैसे पैसा अपन ने दे दिया, ठीक है ना, सारा पैसा उसने डाल दिया स्टॉक मार्केट में, और वो आज सब पैसा ज़ीरो, नील बटा सन्नाटा। तो न घर का खर्चा है, कुछ पैसा बचा है, तो उसको मतलब लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में डाल दो,
मतलब मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। मतलब ये भी स्टॉक मार्केट का भी फुल टाइम प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एफ तो सट्टेबाजी मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ साइड में 9 से 12, बाद में 12 के बाद रियल एस्टेट करूँ, तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। आपके पास पैसा है, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, और आप एक प्रोफेशनल फर्म को दे दो कि भाई मेरा पैसा हैंडल करो तुम, और मैं अपना काम करूँगा, आप अपना काम करो। अभी क्या होता है अपने इधर, क्या सब वी वांट टू डॉन ऑल द हैट्स ना, वी वांट टू डॉन मेनी हैट्स। भाई मैं इसमें भी एक्सपर्ट हूँ, उसमें भी एक्सपर्ट हूँ। एक नॉलेजेबल आदमी रहता है ना, हर चीज़ का मालूम रहता है उसको, तो बोलता है नहीं मैं इसमें भी क्रैक कर लूँगा, उसमें भी क्रैक कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। रफ़ीक, मैं आपके रील्स देखता हूँ जिसमें आपका एक है सेल्स बाय रफ़ीक, सेल्स विद रफ़ीक मर्चेंट। सेल्स विद रफ़ीक। तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना आप 4-5 टिप्स हमारे ब्रोकर फ्रेंड्स को दे सकते हैं तो दीजिए ना यार, बायर्स को, जिसके तरफ से भी आपको। जब से अपना शो शुरू हुआ है बात करना, मेरी टिप्स ही टिप्स चालू है। हाँ, तो सेल्स रफ़ीक मर्चेंट ही चालू है। चल ही रहे ना, तो थोड़ा और जरा, जैसे आपको लगता है कि जो आपने रील्स बनाई हो यार, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने एग्रीमेंट के बारे में बताया, आपने वर्क विद गुड ब्रोकर्स बताया, वॉट एवर इज देयर, लेट्स हैव 2 or 3 मोर। तो एक तो चैनल पार्टनर को अगर मेरे को एडवाइस देना है तो सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि भाई यू हैव टू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, वो आपने बताया, चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, प्राइमरी मार्केट हो। और सेकेंडली दूसरा, उसको बायर और सेलर के बीच में मोहब्बत डालना है। अगर बायर बहुत अच्छी बात बता रहे हो। सेलर के बारे में कुछ बुराई करता है तो सेलर को, मेरे पास एक स्टाफ है वो क्या करता था, बायर जो बुराई करता था सेलर को बोल देता था, सेलर जो बायर की बुराई करता था उस बायर को जाके बोल देता था। अल्टीमेटली हुआ क्या, दोनों का झगड़ा हुआ और पुलिस स्टेशन बहुत में गए। इंटरेस्टिंग। पुलिस स्टेशन में गए और खींचा गया, और वो तो भाग गया, मेरा स्टाफ छोड़ के भाग गया। तो यही होता है ना भाई, जाना पड़ा मेरे को पुलिस स्टेशन में कि भाई ये इसने जो मैस क्रिएट करा वो मुझे क्लीन करना पड़ा उसको। तो बायर आपको बुराई करेगा तो वो आपके लिए, वो मतलब उसको बताने के लिए नहीं है। तो सेलर को जाके आप उसकी अच्छाई बयान करो, और सेलर बुराई करेगा बायर की, तो बायर के पास जाके उसकी अच्छाई बयान करो कि भाई उसने आपके बारे में बोला कि So you are actually the bridge between the buyer and seller, huh? आप ब्रिज हो, लेकिन आप कौन से ब्रिज बन रहे हो, नेगेटिव ब्रिज बन रहे हो, पॉजिटिव ब्रिज बन रहे हो, यू नो। तो किसको फीड ज़्यादा कर रहे हो आप, नेगेटिव सेंटिमेंट्स को, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। तो अब आप देखो, आपको उनका टोकन हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद आप है ना उसको बोल रहे हो कि अरे इसने आपके बारे में ये बोला, उसके बारे में आपको ये बोला। तो ये कोई अकबर बादशाह का दरबार नहीं है कि आप इधर उधर बोल रहे हो, आप प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो। तो यू हैव टू क्रिएट हार्मनी एंड लव बिटवीन बायर एंड सेलर इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ प्रोसीडिंग्स ऑफ द डील, कि एकदम कॉन्सूमेट करे वो डील को प्यार मोहब्बत के साथ। तो ये एक ये हो गया, एक नॉलेज हो गया। और मेहनत करो, अभी रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, बायर्स भी है, सेलर्स भी है, और या होम पैसा है, मतलब फटे पैसा कमा सकते हैं। सुपर। आपका हमेशा मैंने देखा है कि पॉजिटिव आउटलुक है। ब्रोकर को भी ये को अपने हिसाब से वो रखना चाहिए, टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। कभी डील टूट जाती है, कभी ब्रोकरेज नहीं मिलती है, तो आई थिंक उन ब्रोकर को भी थोड़ा अपना हौसला रखना चाहिए एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैंने बताया ना कि हमारी डील्स नहीं होगी। आप रियल एस्टेट में आओगे, चैनल पार्टनर बनोगे, डील्स नहीं होगी। वो डील नहीं होने के दौरान एक डील होगी। तो रिजेक्शन बहुत है हमारी, जैसे बॉलीवुड में रिजेक्शन है वैसे रियल एस्टेट, बॉलीवुड और रियल एस्टेट को मैं आई लाइकन ईच अदर, मतलब दोनों को एक दूसरे के समान समझता हूँ मैं। कि बॉलीवुड में बेचारे एक्टर्स इतना ऑडिशन देते हैं, रिजेक्ट होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वैसे चैनल पार्टनर डील कर मतलब दिखाता है, क्लाइंट हैंडल करता है, लेकिन नहीं होता है उसके थ्रू। तो एक डील हो जाती है तो वो पूरा कवर कर लेती है। तो रिजेक्शन बहुत है, वो रिजेक्शन 10-15 रिजेक्शन के बीच में एक एक्सेप्टेंस है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने कहीं पढ़ा था, लुकिंग बैक ऑन योर करियर, व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू योर यंगर सेल्फ, द यंग रफीक, द यंगर रफीक? कि कीप डूइंग द सेम मिस्टेक दैट यू डन सो फार, and you don't need to go back and change anything. Just keep doing the same thing that you've done, and I don't need to go back and change anything. तो वेरी गुड। सो whatever is there whatever is there is there. जो है इसमें वो। जो किस्मत में था, जो भी था, जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका वो। हाँ, जो हमने गलतियाँ की उससे हम सीखे और उससे आगे बढ़े। Rafiq, do you think that the language of English is important for a channel partner in transaction? Do you think today the buyer is looking at a more educated, more well dressed? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी रियल एस्टेट के अंदर भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और MBAs भी अभी आने शुरू हो गए। दे ऑल वेल ड्रेस, कार्स, अब अच्छी गाड़ी में उतरते हैं,
तो क्या आपको कुछ उसका फ़र्क लगता है कि वर्नैकुलर लैंग्वेज वाले, आई एम आस्किंग यू इन अ प्रॉपर स्पिरिट, नॉट टू पुट एनीवन डाउन. देखो, वेल एजुकेटेड का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि अच्छी इंग्लिश होती है तो वेल एजुकेटेड होता है, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी सबसे बड़े बदतमीज़ भी होते हैं और रूड भी होते हैं, और हमारे हिंदी स्पीकिंग स्पीकर्स भी बहुत अच्छे, मतलब नरमी वाले होते हैं और प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं. तो इंग्लिश का ज़ीरो वैल्यू है. प्योर शुद्ध हिंदी बात करो, उसमें भी आप अपने मैनर्स, तहजीब आपकी सामने बाहर ज़्यादा आएगी. इम्पोर्टेंट है. उसमें भी आपकी मैनर्स, तहजीब आपकी बाहर आएगी. और हमें हमेशा लगा कि अरे इंग्लिश बात करता है मतलब एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है. नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन वो शायद इंग्लिश में आपको उल्लू बना रहा होगा. आप समझे बात को, अच्छी इंग्लिश बोल के. तो हिंदी बात करता है, अच्छी बात करता है, मस्त, और मैनर्स वाला है और एथिकल है, ग्रेट, फैंटास्टिक. हाँ, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए. वेल ड्रेस्ड तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको इंग्लिश नहीं आती उसका मतलब ये नहीं कि भाई उस एजुकेटेड नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है. बल्कि उससे और सहानुभूति होनी चाहिए कि नहीं भाई अपना हिंदी बात करता है. तो और लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं शुरू में, बायर सेलर, फिर हिंदी में कंफर्टेबल हो जाते हैं वो लोग. तो ऐसा फिर बाद में जो इंग्लिश बात करता है ना उसको प्रॉब्लम होती है. बहुत अच्छा लग रहा है. रफ़ीक से हमने बात करी, एकदम दिल से बात करी है. हमने सवाल भी ऐसे पूछे और जवाब भी वैसे आए. रफ़ीक, अभी काफ़ी आपका एक 2018 में आपने वीडियो डालना शुरू किया, 2025 हो गए. आज कोई भी इवेंट होता है रियल एस्टेट का, उसमें चाहे नरेट को हो, चाहे एमसीए चाहे हो, उसमें आप आते हो, उसमें आप अपना वीडियोस आपके आते हैं. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग अगले 2-3 साल में, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया फ्रॉम रफ़ीक मर्चेंट? बस मैं वही जो आपका खुद का भी हो, आप खुद जो कर रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो आप, कुछ समथिंग. मैं वही बिलीव करता हूँ, कर्म करते जा, फल की आशा कर्म मत करते रखो. रहो. हाँ, कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो. मैंने शुरू से वही रखा है कि भाई करते रहो, काम करते रहो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, और मेहनत करो, और अच्छा दिल साफ़ रखो, दिल नीयत साफ़ रखो, और अपने आप वो एवोल्यूशन तो होते जाएगा. वो तो नए आइडियाज़ आएंगे, एवोल्यूशन वो होगा, आते जाएगा वो, जैसे हाँ. आपने किया, आगे जाके भी वही होगा. हाँ, आगे आके कुछ और चेंज होगा, तो अगर कुछ चेंज होता है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे. तो यू हैव टू अडॉप्ट टू द चेंज. हाँ, अडेप्ट टू द चेंजेस. यस. रफ़ीक, बहुत अच्छा लगा. एक तो आई वांट टू थैंक यू कि रमज़ान चल रहे हैं. हाँ, आपका रोज़ा होगा पक्का. या तो रोज़ा में आप आए हमारे पास. श्योर, माय ऑनर. एंड we wish you all the best. Keep doing all the good work that you're doing. And it's a fantastic session we had. थैंक यू फॉर हैविंग And मी हियर. and we look forward. And एक और करना पड़ेगा. मेरे को और आपसे बात करनी थी, कर नहीं पाया. शायद एक बार एक पार्ट 2 रखेंगे. पार्ट 2 रखेंगे. Thank you, Rafiq. Thank you Thanks very for much. coming Take care. and God bless you. शुक्रिया. And do all the good work you're doing.